मैं बहुत ही कम उम्र में काम करना शुरू कर दी थी। एक दिन मेरे बॉस ने मुझे ऑफिस के बाद एक खास ट्रेनिंग के बारे में बताया और मुझे अपने साथ एक होटल में ले गए। जब होटल के कमरे में पहुंचे तो बॉस बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चले गए, लेकिन जब वो बाथरूम से बाहर आए तो उन्हें देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि जिसे मैं उम्रदराज समझ रही थी उसने मुझे नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम रीता है और मैं कॉलेज के आखिरी साल में पढ़ाई कर रही थी। उस समय हमारे कॉलेज में अपना सेवाएं नाम की एक संस्था द्वारा पेड़ लगाने का अभियान चलाया जा रहा था। संस्था के कुछ प्रतिनिधि हमारे कॉलेज आए थे। चूंकि कॉलेज के आखिरी साल में थे, इसलिए प्रिंसिपल ने हमें उन प्रतिनिधियों के साथ पेड़ लगाने के लिए भेजा। पेड़ लगाते समय मेरी मुलाकात संस्था के एक प्रतिनिधि से हुई जिनका नाम मनीर था। पेड़ लगाते वक्त अगर किसी को चोट लगती तो मैं तुरंत उसकी मदद करती। मेरा यह स्वभाव मनीष की नज़रों ने गया। उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया और कहा, कुछ महीनों में तुम्हारा कॉलेज खत्म हो जाएगा। जब तुम कॉलेज खत्म कर लोगी तो अगर चाहोगी मेरे साथ काम कर सकती। नौकरी की मुझे खास जरूरत नहीं थी, क्योंकि कॉलेज खत्म होते मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और पापा ने मुझे पूरी आज़ादी दे रखी थी। समाज सेवा का शौक होने के कारण मैंने कहीं और नौकरी खोजने के बजाय सबसे पहले मनीष को फोन किया। संस्था में काम करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि सबको समाज सेवा का शौक नहीं होता। मनीष ने मुझे तुरंत अपने दफ्तर में बुला लिया। मनीष वह के हेड थे और संस्था में लड़के और लड़कियां दोनों का करते थे। दफ्तर में बैठते ही उन्होंने मुझसे कहा, हमें कभी भाई किसी गांव जाना पड़ सकता है या इमरजेंसी आ सकती है, इसके लिए हमेशा तैयार रहना होगा। कुछ संस्थाओं से हमें रुपए मिलता है, जिससे तुम्हें हर महीने 7,000 रुपये दिए जाएंगे। मैंने कहा, मनीष जी, मुझे रुपए मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं बल्कि अपनी संतुष्टि के लिए काम करने आई हूँ। मनीष ने मुझसे हाथ मिलाते हुए मेरा स्वागत किया। उस दिन से मैंने वहाँ काम शुरू कर दिया। पहले महीने में मनीष ने मुझे कई जगहों पर ले गए, कभी अनाथालय के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए, कभी पहाड़ों में रहने वाले लोगों की मदद करने के लिए। पिछले एक महीने से मैं मनीष के साथ कई अलग अलग जगहों पर जा रही थी। एक महीने के बाद मैंने मनीष के व्यवहार में बदला महसूस किया। मनीष की कॉलेज की सहेली रवीना वह आई है, वह बहुत बदल गई थी। उसकी महंगी कपड़े, ज्वेलरी और उसका रहन सहन देखकर मैं हैरान था कि रवीना एक साधारण परिवार की लड़की थी। उसकी मां छोट मोटे काम करके गुजारा करती थी। रवीना जब मनीष की केबिन से बाहर आई तो मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने उससे पूछा, रवीना, कॉलेज खत्म हुए अभी 2 महीने ही हुए हैं, तुम यहाँ कब से काम कर रही हो? रवीना ने बताया कि उसने मनीष के यहाँ मेरे ज्वाइन करने के 10 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। उसने कहा, इस संस्था की वजह से मुझे एक अच्छी जिंदगी मिली है। यहाँ काम करने के बाद से मैं अच्छा पैसा कम रही हूँ। मेरे रहन सहन से तुम्हें समझ रही होगी वहाँ का करने वाली लड़कियाँ इतनी जल्दी अमीर कैसे हो जाती थी। यह जानने की मेरी झिझक बढ़ गई थी। रवीना की बातों से यह साफ था कि वह सिर्फ इसी संस्था में काम करती थी और कहीं और नहीं जाती थी। रवीना ने बताया कि उसने संस्था के काम के सिलसिले में 1 महीने के लिए शहर से बाहर यात्रा की थी और वह अच्छी कमाई की थी। उसने मुझे से कहा, तुम भी एक बार बाहर जाकर देखो, तुम्हारी भी अच्छी कमाई होगी। रवीना की बात मानकर मैंने अपना काम पूरा ध्यान से किया। पिछले 10 दिनों से मेरे पास कोई खास काम नहीं था। रोज कोई ना कोई आदमी संस्था के काम के सिलसिले में आता था और मनीष जी किसी लड़की को उनके साथ भेज देते थे। मेरे पास काम नहीं था और मैं दिन भर खाली बैठी रहती थी। एक दिन जब कुछ मेहमान आए हुए थे, मैंने मनीर जी से सवाल पूछना शुरू कर दिया। मैंने कहा, सर, पिछले दिनों से मैं खाली बैठी हूँ, आप मुझे कोई काम क्यों नहीं दे रहे? ऐसे कुछ लड़कियों को बार बार काम मिल रहा है, जबकि मैं यहाँ बैठी हूँ। अगर आप मुझे भी कहीं भेजे तो अच्छा हो गए, अगर नहीं तो मुझे इस संस्था को छोड़ना पड़ेगा। मन जी ने मेहमानों को एक अन्य लड़की के साथ भेजा और मेरे गले में हाथ डालकर मुझे अपनी केबिन में ले गए। केबिन में आते ही उन्होंने मुझे अपनी कुर्सी पर बिठाया और खुद अपनी
टेबल पर बैठ गए। उन्होंने कहा, सरिता, अगर तुम्हें रोज समाज सेवाएं करनी है तो तुम्हें सही ट्रेनिंग की जरूरत है। अभी तुम अपने काम में पूरी तरह से माहिर नहीं हो। अगर तुम्हें सच में काम करना है और पैसे कमाने की इच्छा है तो तुम्हें मुझसे ट्रेनिंग लेनी होगी। मैंने उनकी बात मान ली। उन्होंने कहा, ठीक है, आज शाम को घर न जाकर मेरे साथ चलो। ऑफिस होते ही मैंने घर न जाकर अमन जी के साथ चलने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हमें कहाँ जाना है ये मैं बाद में बताऊंगा। घर वालों को मैंने बता दिया कि घर आने में देरी होगी ताकि माँ बार बार फोन न करे। रास्ते में उन्होंने कई गरीबों की जॉब देने की किस ट्रेनिंग के बारे में सिखाया जाएगा। मनीष जी, हाँ, यह किस ट्रेनिंग के लिए आए हैं? जैसे ही मैंने सवाल किए, अमर जी शांत हो गए और मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने मुझे पानी की बोतल दी और कहा, थोड़ा पानी पी लो और फ्रेश हो जाओ। जब तुम फ्रेश रहोगी तभी मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे सकूंगा। उनकी बातें मुझे असहज लगी। मैंने कहा, मुझे यह ठीक नहीं लग रहा है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अगर आप मुझे कोई ट्रेनिंग देना चाहते हैं। जैसे ही मैंने उठने की कोशिश की, अमर जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, इतनी चिड़चिड़ाहट ठीक नहीं है। मुझे उनकी नीयत ठीक नहीं लगी, इसलिए मैंने उन हाथ झटक दिया और होटल से बाहर गई। मैंने तय कर लिया कि अब से मैं इस संस्था में काम नहीं करूंगी। अगले दिन मैंने ऑफिस नहीं जाने का निर्णय लिया। मैंने पूछा कि मैं आज ऑफिस क्यों नहीं गई तो मैंने उससे बताया कि मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली है। उस दिन के बाद 3 और दिन बीत गए और मैं घर पर ही रही। बार बार मनीष जी के फोन कॉल आ रहे थे। मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिए। फिर भी उन्होंने सैकड़ों मैसेज भेजे। लगातार उनके माफी वाले मैसेज मेरे मोबाइल पर आ रहे थे। मैंने मन ही मन ठान लिया था कि अब मैं कभी भी अमन जी के सामने नहीं जाऊंगी। लेकिन अगले कुछ दिनों में ऐसा कुछ हुआ जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन भी रोज की तरह मेरे पिताजी अपने दुकान पर गए। पिताजी घर से सुबह 8:30 बजे निकलते और ठीक 10 बजे दुकान पर पहुंचते थे। उस दिन दुकान पहुंचते ही पिताजी का घर पर फोन आए। पिताजी ने माँ से क्या कहा यह मुझे भी नहीं पता, लेकिन पिताजी का फोन उठाते ही माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने माँ के हाथ से फोन लिया और तब मुझे पता चला कि पिताजी की दुकान नगरपालिका ने तोड़ दी है। पिताजी ने लाखों रुपये खर्च करके जिस जगह पर दुकान बनाई थी वह जगह अतिक्रमण क्षेत्र में थी, इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। पिताजी ने जिस व्यक्ति से वह जगह खरीदी थी उसने नकली कागजात बनवाकर पिताजी को बेचा था। पिताजी ने 12 साल तक उस जगह पर दुकान चलाई, लेकिन 12 साल बाद नगरपालिका की नज़र में वह अतिक्रमण आ गया था। पिताजी ने कोई गलत काम नहीं किया था, बल्कि उन्हें धोखा दिया गया था। उस समय हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जगह बेची थी वह अब उपलब्ध नहीं था। नगरपालिका ने पिताजी पर 14 लाख रुपए का जुर्माना लगाए। अगर पिताजी जुर्माना नहीं भरते तो उन्हें 7 साल की जेल सकती थी। पिताजी के पास जो भी बचत थी वह सब जुर्माना भरने में खर्च हो गए। अचानक हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। कुछ दिन बीत गए और घर में एक अजीब सी खामोशी छछाई रही। माँ और पिताजी ने खुशी से खाना भी नहीं खाया था। मैंने माँ पिताजी की बातें सुनी। माँ पिताजी से कह रही थी कि अगर हमारे पास बेटा होता तो वह इस कठिन समय में पैसे कमाने का कोई उपाय ढूंढ लेता और हमें इस मुश्किल से निकालता। लेकिन भगवान ने हमें एक ही संतान दी और वह भी बेटी। हमारी बेटी जल्दी कुछ नहीं कर सकती ये माँ को लग रहा था। माँ की बातें सुनकर मुझे लगा कि मैं अपने माँ बाप के लिए किसी काम की नहीं हूँ। मैंने खुद को बहुत कुछ समझा। पिताजी की कमाई ठीक चल रही थी, इसलिए मैंने काम करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। उस रात माँ की बातें सुनकर मैं अपने कमरे में चली गई। मेरी आंखों में आंसू थे। माँ की बातों ने मुझे महसूस कराए कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। विचारों में डूबी हुई थी कि अचानक मेरे मोबाइल पर अमन जी का कॉल आया। मैंने फोन उठाया और उन्हें बताया कि मैं कल ही अपना सेवा में आऊंगी। अगले दिन मैं अपना सेवा संस्था पहुंची। वहां जाकर मुझे रवीना मिली। रवीना अपनी एक सहेली को संस्था ज्वाइन कराने लाई थी। उसकी सहेली उसकी बदलती लाई स्टाइल देखकर प्रेरित हो गई थी अपना सेवा में काम करने के बाद। रवीना की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर गई थी। उसने मुझे बताया कि
अब वह खुद का घर खरीदने वाली थी। उस समय मैं अपना सेवा में समाज सेविका के रूप में नहीं बल्कि पैसे कमाने की आशा में आई थी। मैं अमन जी के केबिन में गई। मुझे देखकर अमन जी मुझसे मांगने लगे। मैंने